उसके थोड़े से जनरल फीचर्स, उसके कंपोनेंट वगैरह क्या है, हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं तो क्या क्या नज़र आता है। फिर इसके दो पार्ट्स हैं क्योंकि वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। फिर इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक, ये पढ़ा है ज़्यादातर, मुझे लगता है जीआईटी में पढ़ा है हमने। अब ये पेंक्रियाज हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। अब पेंक्रियाज की पोजीशन सबसे पहले कहाँ पे, एब्डामेन में, लाई हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब ये ड्यूडेनम है, ये जो सी शेप है, इसकी कॉन्केविटी से शुरू हुआ और ये स्प्लीन के हाइलम तक चला गया। आप लोगों ने एक लिगामेंट पढ़ा था, क्योंकि ऊपर किडनी होती है, तो हमने पढ़ा था लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट, जिसमें वो स्प्लीनिक आर्टरी कंटेंट में आती थी। तो पेंक्रियाज, जो होल पेंक्रियाज इज रिट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट इट्स टेल, जो कि लीनो-रीनल लिगामेंट में होती है, तो वो इंट्रापेरिटोनियल होती है, ठीक है। तो पेंक्रियाज के पार्ट थे ये, हम कहते थे कि ये डेवलपमेंटली तो हम इसको कहते हैं अनसिनेट प्रोसेस, और उसके बाद जब एडल्ट में तो हमने अनसिनेट प्रोसेस का इतना जिक्र नहीं करते, हम कहते हैं ये दिस इज हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ठीक है। तो टेल की पोजीशन कहाँ पे, T12 से लेके मिड पोस्टीरियरली, अगर हम वर्टिब्री लेवल पर बताना चाहें तो क्या है, T12 से L1 तक। तो ये पोजीशन ये पूछते हैं, ये टेल के बारे में भी पूछते हैं कि कौन सा पोर्शन इसका जो है वो इंट्रापेरिटोनियल है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस देता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो जो है हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ गई पोजीशन। अब ये जो नेक है ना, इस पे आप देखो, इसके पीछे क्या है, ये एओटा होगा, और ये क्या है, इंफीरियर वेनन केवा, ठीक है। एओटा की फिर यहाँ से आपको याद है ना, एओटा की वेंट्रल से ब्रांचेस निकलती थी, सुपीरियर सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी, तो वो इसकी रिलेशन में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये पेंक्रियाज को जब कट करके देखा तो ड्यूडेनम को भी कट किया। फिर हमने जो ग्रास में पढ़ा था कि पेंक्रियाज के पास दो डक्ट हैं, ये एक मैन डक्ट बड़ी जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विर्संग, क्या मैन डक्ट का दूसरा नाम क्या है, डक्ट ऑफ विर्संग, ये वाली सारी, ठीक है। ये ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है, बाइल डक्ट आती है लिवर से, बाइल डक्ट यहाँ से आई, यहाँ से मैन डक्ट, ये दोनों आपस, पेंक्रियाटिक डक्ट मतलब दोनों आपस में मिले और उन्होंने एम्प्यूला ऑफ वाटर, या जिस वाटर वेटर भी कहते हैं, ठीक है। और हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला, हेपेटो मीन लिवर से आ रही है बाइल डक्ट, और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, एम्प्यूला वो डायलेटेशन हो जाती है यहाँ पे जब दोनों आपस में मिलती हैं, एंड दे ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और उसके किस पार्ट पे, मेजर ड्यूडेनल पेपिला जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये एक एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है जो कि माइनर ड्यूडेनल पेपिला में ओपन होती है। इसको डेवलपमेंटली ज़्यादा मैं क्लियर करूँगी आगे जाके, ठीक है, ठीक। तो इसके पास दो डक्ट हैं, एक एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट का नाम, दूसरा क्या है, डक्ट ऑफ सेंटोरिना, और मेन डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ विर्सन, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे हम जब गए, ये उसी को डिटेल में थोड़ा सा दिखा, यहाँ पे हिस्टोलॉजी दिखाई है कि भाई ये जो पोर्शन आपको एक पिक अलग से नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी एंडोक्राइन पोर्शन, और ये बाहर जो ज़ाइमोजिन जिसमें ग्रेन्यूल ज़्यादा है, ये वो सारा ये पिंक पर्पलिश टाइप नज़र आ रहा है, ये पिंकिश, ये वाले जो पिंकिश क्यों नज़र आता है, क्योंकि इसमें ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स होते हैं तो वो वॉशेबल नहीं होते स्लाइड बनाने के दौरान, तो हमें ये ज़्यादा नज़र आता था। और म्यूकस में जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें तो म्यूसिनोजन वॉश हो जाता है, इसलिए वो लाइट कलर के होते हैं। तो पेंक्रियाज के जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो प्योरली वो क्या है, सीरस है, ठीक है। अब ये पेंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाइट स्पेसेस जो नज़र आ रही है, इसको मैं डिटेल में थोड़ा दिखाऊंगी। तो ये कैपिलरीज है, क्योंकि एंडोक्राइन पोर्शन में डक्टलेस होता है, तो उसमें कैपिलरीज में डायरेक्ट ब्लड में देता है, तो इसलिए इसमें ये अंदर ये सारी क्या होंगी, कैपिलरीज। और ये एक्सोक्राइन पोर्शन दिखा है जिसमें एसिना है, देखो उसमें राउंडेड न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और ये ज़्यादातर इसमें ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किसमें, ये भी वही लाइट डायग्राम है हिस्टोलॉजी की, ये सारे जो लाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी पेंक्रियाटिक वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि हर ग्लैंड, ईच ग्लैंड इज लाइंड बाय इट्स कैप्सूल,
कैप्सूल फिर अंदर सेप्टा भेजता है तो लोब्स बनते हैं, फिर लोब से और सेप्टा आते हैं तो लोब्यूल्स बनते हैं, फिर उन लोब्यूल्स के अंदर जो है वो एसिनाई मौजूद है। तो अब लोब्यूल्स के अंदर अब ये जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसमें डक्ट्स होंगे। बाहर जो कैप्सूल है उसमें जो डक्ट होगी मैन डक्ट होगी, फिर जो इंटरलोब्यूलर डक्ट है, ये लिखा हुआ है इंटरलोब्यूलर डक्ट, फिर जब अंदर लोब्यूल्स के अंदर जाएगी तो इंटरलोब्यूलर डक्ट होगी, फिर जब एसिनाई के अंदर जाएगी तो इंट्रालोब्यूलर होगी। ठीक है, तो डक्ट्स के भी इसके पार्ट्स हैं, वो तो हर इसमें ग्लैंड में होते हैं। तो अब ये डक्ट के पार्ट को डिटेल में दिखाया, दीज आर दी एसिनाई। ठीक है, एसिनाई को आप देखो यहाँ पे ये कोई राउंडेड न्यूक्लियस है क्योंकि सीरस एसिनाई, और ये ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल्स अपाइकल रीजन में नजर आ रहे हैं। अब ये डक्ट जो है, डक्ट के मैंने पोर्शन बताए थे, मेन डक्ट होगी बाहर कैप्सूल से आएगी, फिर वो इंटरलोब्यूल्स में जाएगी। एक लोब जैसे ये अगर मैं यहाँ पे पीछे दिखाऊँ ये वाली कि ये पूरा एक लोब है। ठीक है, ये अब लोब के अंदर इस कनेक्टिव टिश्यू में जो डक्ट होगी वो इंटरलोबर होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मजीद ये इससे सेप्टा जा रहे हैं ये वाले, तो इसके अंदर जो डक्ट होगी वो इंटरलोब्यूलर डक्ट होगी, फिर जो एसिनाई के अंदर जाएगी वो इंट्रालोब्यूलर डक्ट होगी। यानी इसका मतलब है डक्ट्स के पार्ट्स हैं। तो ये जो ये तो थोड़ा बहुत दिखाया, ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट के पार्ट्स दिखाए। इंट्रालोब्यूलर का कौन सा पार्ट दिखाया? इंटरकैलेटेड, क्योंकि इंट्रालोब्यूलर के दो पार्ट्स थे, इंटरकैलेटेड एंड स्ट्राएटेड। ये पढ़ा था पहले, लेकिन मैं आगे भी एक डायग्राम में बता देती हूँ। ठीक है, तो ये इंटरकैलेटेड डक्ट, ये क्यूबाइडल लाइनिंग एपिथेलियम इसको लाइन कर रही है, और इसके कुछ सेल इस एसिनाई के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्मली सीरस ग्लैंड में ऐसे नहीं होता, सिवाय पैंक्रियास के। इन सेल को हम कहते हैं सेंट्रोएसिनार सेल, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैंक्रियास में मौजूद होता है। ठीक है, तो एसिनाई आर सराउंडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फिब्रोब्लास्ट भी होंगे। ठीक है, ये जो ये सेल है, ये वाली जो जगह है, ठीक है, क्योंकि ये बेजल लेमिना है, इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट वगैरह सेल होंगे। ये सारा नीचे जो लिखा हुआ है ये पढ़ लेना, देख लो, ये ज़्यादातर वो ये जो। अब यहाँ पे ये जो जितनी भी इस सेल के अंदर ये सिक्रीशन बन रही है, ये खुद तो बाहर नहीं निकल सकती, तो इसीलिए ये बेस्ट, ये जो आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है, ये सेल की अपनी मेम्ब्रेन है, और ये जो लाइट कलर की ऊपर है ये है बेजल लेमिना। इनके बीच में यहाँ पे होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल्स जो है वो मायो एपिथेलियल, मायो मीन मसल का कोई कंपोनेंट टाइप, इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एसिनाई के अंदर जो सिक्रीशंस होगी ये ल्यूमेन में आएगी, ल्यूमेन से फिर डक्ट में जाएगी, फिर इस डक्ट से फिर आखिर में जाते हैं मेन डक्ट में चली जाएगी, और वो फिर ओपन होती है कहाँ पे? ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट, मेजर ड्यूडेनल पेपिला। इस तरह फिर ये इसकी सिक्रीशंस उधर जाती है। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है कि पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स किस शेप के हैं, और उनके अंदर क्या क्या, ये जो सीरस कंपोनेंट है उसमें क्या क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज़्यादा है, रफ वाला, और गोल्जी अपरेटस भी ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा है, फ्री राइबोसोम्स भी ज़्यादा हैं, और ज़ाइमोजेन ग्रेन्यूल्स वगैरह भी अपाइकल रीजन पे मौजूद होते हैं। और देयर बेजल प्लाज्मा लीमा हैज़ रिसेप्टर। अब ये हमारा एनाटॉमी में तो नहीं, लेकिन फिजियोलॉजी या बायो में आ सकता है कि इसमें कौन से रिसेप्टर हैं? फादी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड एसिटाइल कोलिन, ये बीसीक्यू के लिहाज से है। अब ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस को डिटेल में दिखाया है कि ये देखो पूरा सराउंडेड है बाय कनेक्टिव टिश्यू से। क्यों सराउंडेड है? ताकि एक्सोक्राइन पोर्शन और इससे इस आपस में सेपरेट हो। और ये देखो इसके अंदर ये कैपिलरीज मौजूद है, क्योंकि दिस इज द एंडोक्राइन पोर्शन। डक्ट लेस है तो फिर इसमें डायरेक्ट ब्लड जो इंसुलिन ग्लूकागोन वगैरह बनाएगा वो इसमें ब्लड में डायरेक्ट जाएंगे। अब और अगर डायरेक्ट इसको ज़्यादा डिटेल में देखो तो देखो इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में बहुत सारे कलर के सेल नज़र आ रहे हैं। जो ये वाले सेल हैं ऊपर अल्फा सेल्स कहलाते हैं। क्या अल्फा सेल्स? ये क्या सिक्रीट करेंगे? ग्लूकागोन। ये बहुत अहम बीसीक्यू है। फिर जो पर्पलिश वाले हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे? बीटा सेल्स हैं, वो दे सिक्रीट दी इंसुलिन। ग्लूकागोन जो है वो शुगर बढ़ाता है, इंसुलिन जो है वो शुगर को कम करता है। फिर डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाते हैं जो जीआईटी में इसको हेल्प करता है। और फिर एफ सेल्स का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड सेल्स, जो कि पॉलीपेप्टाइड सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये सेल्स, इसमें 4 सेल होते हैं। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये डायग्राम ऑस्पी में रखी जाए। ठीक है, फिर ये वही डिटेल है कि अल्फा सेल्स ये क्या सिक्रीट करते हैं, फिर ये उनका फंक्शन लिखा हुआ है। 2 के तो मैंने फंक्शन बता दिए थे।
डेल्टा सेल्स जो कि सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करते हैं, वो इनहिबिट हार्मोन रिलीज बाय नियर बाय सेल्स, उनको इनहिबिट करता है। और गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट दी HCl सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो अगर गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब HCl से ज़्यादा सिक्रीट होगी तो फिर दर्द होगा। ठीक है, पैंक्रियाटिक जो पॉलीपेप्टाइड है वो क्या करता है, रिलीज ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को रोकता है कि भाई तुम अभी रिलीज ना हो, ज़रूरत पड़ने पे तो जब जितनी अमाउंट में ज़रूरत होती है उसके बाद फिर उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ये वही दिखाया है कि डक्ट सिस्टम के भाई ये एसिना है, एसिना के अंदर एग्जामेजुलर ग्रेन्यूल बन रहे हैं, फिर ये जब मायोएपिथेलियल सेल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये सिक्रीशन निकलेगी। ये पोर्शन जो है इसको कहते हैं जो अंदर है इंट्रालोबुलर डक्ट, और इसका मैन यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रालोबुलर डक्ट है। अब इसका इस पोर्शन को कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट, जो इसको जोड़ के रखती है। ये वाला पोर्शन होगा स्ट्राइटेड डक्ट, जो इन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि इंटरकैलेटेड डक्ट की क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, स्ट्राइटेड डक्ट की जो होती है वो कॉलमनर होती है। उसकी स्ट्राइटेड इसलिए बोलते हैं, उसकी बेजल में स्ट्राइशन नजर आते हैं क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, वो आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से इंट्रालोबुलर डक्ट ये सारा ये इसके पोर्शन है। फिर इंटरलोबुलर में आएगी, आखिर में घूम फिर के सिक्रीशन मैन डक्ट में आएगी। मैन डक्ट ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इनटू द मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ठीक है, ये हो गया थोड़ा बहुत उसका। अब आते हैं इसकी डेवलपमेंट। ये जो पोर्शन दिखाया गया है येलो, दिस इज दी फोरगट का ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के देखो यहाँ पे ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। ये वेंट्रल वाल है, ये डोर्सल वाल है। अब वेंट्रल वाल से भी एक बड निकल रहा है, डोर्सल से भी निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड और ये डोर्सल पैंक्रियाटिक बड। और हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया इनिशियली जो है इंटेस्टाइन जो होती है वो अम्बिलिकस में होगी, फिर जब रिटर्न होके वापस जाएगा तो ये ड्यूडेनम जो है ये रोटेट करती है। रोटेट जब करेगी राइट साइड पे से फॉल होगी तो ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट है ये भी आगे की तरफ चला जाएगा, और ये वेंट्रल एंड डोर्सल आपस में फ्यूज हो जाएंगे। मैं आगे एक डायग्राम दिखाती हूँ ये वाली। ठीक है, तो ये डोर्सल पैंक्रियाटिक बड थी, वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड, दोनों आपस में नॉर्मली फ्यूज हो गई। अब इनके पास हर एक के पास अपनी अपनी डक्ट है। डोर्सल के पास अपनी डोर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट है और वेंट्रल बड के पास अपनी वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट है। अब ये रोटेट होकर जब फ्यूज होके आते हैं तो ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है ये बनाता है अनसीनेड प्रोसेस इन लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास, ये भी सीख आता है। ठीक है, अपर पार्ट और नेक और बॉडी और टेल जो है वो डोर्सल पैंक्रियाटिक बड से बनेगा। अपर पार्ट ऑफ हेड, नेक, बॉडी एंड टेल जो बनेगा वो किससे बनेगा, डोर्सल पैंक्रियाटिक बड से, जिसके पास अपनी डोर्सल पैंक्रियाटिक ये वाली डक्ट है। ठीक है, अब ये सारा यही पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आखिरी डायग्राम को देखो, ये दो रोटेशन के बाद ये फ्यूजन हुई। अब ये जो डक्ट है जिसको जो डोर्सल पैंक्रियाटिक बड की है, इसको कहते हैं डोर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट। इसके दो पोर्शन है, ये डिस्टल पोर्शन, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन। तो डोर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट का डिस्टल पोर्शन एंड होल वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड की होल वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में दोनों फ्यूज होकर मैन पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन बनाते हैं। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल पोर्शन रह गया किसका, डोर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट का, वो बनाता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनाई और एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये जो मेन डक्ट है ये ओपन होती है मेजर ड्यूडेनल पेपिला में, किसके साथ मिलके, ये बाइल डक्ट आ रही है। तो बाइल डक्ट बनी कैसी थी, कॉमन हेपेटिक डक्ट आई और फिर ये सिस्टिक डक्ट मिली और दोनों ने मिला दी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेना विथ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एंड फॉर्म दी मेजर ओपन इन दी मेजर ड्यूडेनल पेपिला। और जब ये दोनों आपस में मिलकर डायलेटेशन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये हेपेटिक से आ रही है, हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला या फिर एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, हेपेटो। अच्छा, ये हो गया, ये वही चीज़ है, सारा वही बताया। अब यहाँ पे वही चीज़ दिखाई है कि ये मेन पैंक्रियाटिक डोर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट है जिसकी दो पोर्शन है, ये डिस्टिल है, ये प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल से ये डक्ट बन गई, डिस्टिल जो है वो कंबाइन हो गया जो वेंट्रल की डक्ट थी उसके साथ। तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कैसे बनी, इसका नाम था डक्ट ऑफ विल्सन। वो बनी बाय द फ्यूजन ऑफ द डिस्टिल पोर्शन ऑफ द
dorsal pancreatic duct and the whole of the ventral pancreatic duct. ठीक है. And how these duct of Santorina or accessory pancreatic duct form? By the proximal portion of the dorsal pancreatic duct. ठीक है, ये है. अब ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी. अब जब डेवलपमेंटली जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके इनिशियली 2 लीफ होते हैं, फिर ये फ्यूज़ होके एक ही बन जाता है फ्यूज़. ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों लीफ आपस में फ्यूज़ ना हो और जब रोटेशन होने लगे तो एक लीफ ड्यूडिनम के आगे आ गया, एक पीछे आ गया, ऐसे तो कंस्ट्रक्शन बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं एन्युलर पैंक्रियाज. तो ये रहा एन्युलर पैंक्रियाज में कोई किसकी कंस्ट्रक्शन हुई? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम की. ठीक है, एक तो एबनॉर्मलिटी ये हो सकती है. दूसरा मैकस डायवर्टिकुलम हमने पढ़ा था, उसको जब कट करते हैं उसमें पैंक्रियाटिक टिश्यू मिलता है, तो ये भी एबनॉर्मल है. ठीक है, तो पैंक्रियाज की क्या है? 3rd मंथ ऑफ द फीटल लाइफ. पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ ये बहुत अहम है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कब तक डेवलप हो जाते हैं? 3rd मंथ ऑफ फीटल लाइफ में डेवलप हो चुके होते हैं. ठीक है, पैंक्रियाज के और उसमें तो इसका मतलब है इंसुलिन सिक्रीशन बिगिंस अप्रॉक्सीमेटली बाय द 5th मंथ. कौन से? 5th मंथ में. ठीक है, अच्छा. अब एबनॉर्मलिटीज में एक तो मैंने बताई आपको कौन सा? एन्युलर पैंक्रियाज. फिर मैंने कहा कि एक्सेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू कहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली इंटेस्टिनल लूप में मिलता है और मोस्टली इट लाइज इन बिकॉज ऑफ स्टमक एंड इन मैकल्स डायवर्टिकुलम. ये बहुत 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 अहम बीसीक्यू है. ठीक है, नॉर्मली तो नहीं, एबनॉर्मलिटी ये टिश्यू इन जगहों पे मिलता है. ठीक है, ये सवालात हैं, इनमें से कुछ तो मैं उधर डालती हूँ प्रोफार्मा में. वैसे इन सवालात, ये सारे सवालात आपको आने चाहिए और प्रोफार्मा के लिए मैं थोड़े से दूसरे डाल देती हूँ. ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.